हेलो बच्चों, वेलकम टू ज़ील क्लासेस। तो आज हम लेकर आए हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एटम एंड मॉलिक्यूल्स, फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था एटम्स क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, फिर कुछ मेटल्स की और नॉन मेटल्स की और कंपाउंड्स की हमने वैलेंसीज पढ़ी थी। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक, जैसे एटॉमिक मास। ओके, तो एटॉमिक मास क्या होता है? बेसिकली दिस इज़ द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कहलाएगा वन एटॉमिक मास। ओके, तो एटॉमिक मास के लिए भी हमने यूनिट क्या ली? एटॉमिक मास के लिए जो यूनिट ली गई वो ली गई वन, इट इज़ ए यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जो हमने यूनिट ली गई वो ली गई AMU। इट इज़ इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का एक आइसोटोप होता है C12, उसका 1/12 मास हमने क्या लिया? 1 यूनिट। यानी उसके मास को, कार्बन के मास को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो जो आंसर आएगा वो एक मेरी नई यूनिट बनेगी वेट मेज़र करने का। किसका? छोटे एटम्स, मतलब सॉरी, जो भी एटम्स हैं उनका मास मेज़र करने के लिए, है ना। जैसे हम किलोग्राम यूज़ करते हैं और ग्राम यूज़ करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी यूनिट है। तो ये हमने बहुत छोटी यूनिट बनाई, डेट इज़ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो जैसे हाइड्रोजन का मास होता है 1U, यानी हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 1/12 ऑफ कार्बन। कार्बन का मास भाई 12U ही होगा, क्योंकि 1/12 ले रहे हैं एक यूनिट, तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 12U। ओके, फिर नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 14U। ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16U। सोडियम का मास 23U। मैग्नीशियम का मास 24U। सल्फर का मास 34U। क्लोरीन का मास 35.5U एंड कैल्शियम का मास 40U। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, सबके एटॉमिक मास हमें लर्न होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल। तो बच्चों मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है कि जैसे सपोज दो एटम हैं, दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो गए तो उन्होंने क्या बनाया? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया। वैसे तो दो हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाया? दो हाइड्रोजन एटम ने कंबाइन करके क्या बनाया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो बच्चों जो भी ये गैसेस रहती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो नेचर में हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव होती हैं, हाईली रिएक्टिव, तो इनको स्टेबल होने के लिए इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना पड़ता है। ओके, तो अगर मॉलिक्यूल होगा दो और मोर सेम एटम का तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूल। और अगर अलग अलग एटम आपस में मिलते हैं, जैसे सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? H2O। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूल, सॉरी ये H2 हो गया, ये तो आपका हो गया मॉलिक्यूल, ये भी हो गया मॉलिक्यूल, और ये क्या हो गया? कंपाउंड। ओके, तो मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या बना? होमो एटॉमिक। इसी तरह अच्छा, एग्जाम्पल H2O2 Cl2, ये सब क्या है? दो दो एटम से मिलके बने हुए हैं, इसलिए इनको बोला गया डाई एटॉमिक।
क्या बोला गया, डाई एटॉमिक। ओके, 3 एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना उसको बोला गया ट्राई एटॉमिक, और 4 एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना दैट इज नोन एज टेट्रा एटॉमिक। तो डाया मीन्स 2, ट्राया मीन्स 3 एंड टेट्रा मीन्स 4। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जैसे मैंने बताया कि 2 अलग अलग एटम मिलके आपस में क्या बनाएंगे, कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल है CO। CO क्या होता है बच्चों, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ऑक्सीजन है CO। CO क्या है, एक ऑक्सीजन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह CO2 क्या हुआ, CO2। CO2 में क्या 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और H2O में क्या हो गया, H2O किसका है, फॉर्मूला वाटर का। H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर। वाटर में क्या 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 2 + 1 दैट इज ट्राई एटॉमिक, इसलिए वाटर को क्या बोला गया, ट्राई एटॉमिक। अब यहाँ पे क्या NH3 का फॉर्मूला हमारे पास है, तो N कितना है 1 और H3 कितने 3, तो 1 + 3 दैट इज 4, तो उसको क्या बोला, NH3 क्या बोला गया, टेट्रा एटॉमिक। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो ये NH3 क्या फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, CO2 मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ओके, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कुछ भी नहीं होता, जैसे मैंने बताया था कि आपको बताया था एक एक एटम का जो मास बताया था, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था एक एक एटम का मास, जैसे हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का 12। तो अब जितने उसमें मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उसको उतने ही हमारा मास आ जाएगा। जैसे H2O है, H2O के अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2U, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2U + 16U दैट इज 18U। तो किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल का, और फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, एक फॉर्मूला यूनिट में जितने एटम्स होते हैं उन सब का मास जैसे लगभग सेम होता है, बस मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, और इसमें क्या होता है, एक जो भी आपका कंपाउंड बना है उसका टोटल मास। तो NaCl जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दे रखा है, तो सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो दोनों का मास होता है 58.5। ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे Na+ दे रखा है। तो जो आयन बनता है, आयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते हैं। भाई एटम होता है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन जब वो आयन बनता है तब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। पर जब इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होते हैं किसी एटम में, तब उसका एटॉमिक मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बच्चों बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो भी मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम में चेंज नहीं होते, है ना। आयन्स बनने के बाद भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम रहते हैं, इसलिए मास, आयन का मास और एटम का मास सेम रहता है। फिर बच्चों आयन क्या होते हैं, भाई कोई भी एटम होगा वो क्या करेगा, लूज़ करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज़ करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो सपोज हमारे पास सोडियम है, सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बनाएगा, लूज़ करेगा। अगर लूज़ करेगा तो यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव, तो सोडियम क्या बनाएगा, Na+ आयन, क्योंकि एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं,
अब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव ज़्यादा आ गया, तो उसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करेगा, 7 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, तो ये क्या बनाएगा, Cl माइनस आयन। तो जो पॉजिटिव होगा उसको बच्चों बोलेंगे कैटायन। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव आयन, एनायन क्या होता है, नेगेटिव आयन। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना कि जो भी मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, कैटायन, दैट इज पॉजिटिव आयन। मेटल्स मोस्टली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं जैसे गैसेज हैं वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और वो क्या बनाते हैं, एनायंस, ANIONS, एनायंस। कैटायंस मीन्स पॉजिटिव आयन और एनायंस मीन्स नेगेटिव आयन। कैटायन कौन बनाता है बच्चों, मेटल्स, मोस्टली मेटल्स, एंड एनायंस क्या बनाते हैं, मोस्टली नॉन मेटल्स। केमिकल फार्मूला, अब केमिकल फार्मूला क्या होता है बच्चों, रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। तो जो भी जैसे मैंने बताया NaCl, H2O, ये सब क्या है, केमिकल फार्मूला। तो रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स, उनका कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज़ से वो बने हुए हैं, मॉलिक्यूल और कंपाउंड किस किस से मिलके बने हुए हैं, तो वो किससे आएगा, केमिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है उसमें, वो क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ हर एलिमेंट में कितने कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में, वो क्या कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के कुछ रूल्स हैं, जैसे राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व। जो भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे उसमें उनका पहले सिंबल्स हमें लर्न होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, सॉरी हाइड्रोजन का H होता है, सोडियम का Na होता है, ऑक्सीजन का O होता है, तो ये हमें उनके सिंबल्स लर्न होने चाहिए। फिर राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, हमें उनकी वैलेंसीज लर्न होनी चाहिए। उसके बाद होता है क्रॉस ओवर द वैलेंसी नंबर टू बैलेंस चार्जेस। फिर हम क्या करेंगे, अभी आगे बताएंगे कि क्रॉस ओवर करेंगे। क्रॉस ओवर में क्या होगा कि बैलेंस करेंगे वैलेंसीज को, और हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। तो जो भी वैलेंसीज हैं वो बैलेंस होनी चाहिए। अ मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड शुड शो द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल फर्स्ट। हमेशा जब भी मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड बनेगा तब हमेशा मेटल पहले आएगा और नॉन मेटल बाद में आएगा। जैसे सपोज सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड सोडियम नहीं बनाएंगे, तो हमेशा जब भी मेटल और नॉन मेटल आएगा तो मेटल का नाम पहले आएगा और नॉन मेटल का बाद, नॉन मेटल का नाम उसके बाद में आएगा। ठीक है, अब पहले रूल्स पढ़ लेते हैं फिर हम देखेंगे कैसे बनता है। इन कंपाउंड फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस द आयन इज इनक्लोज इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। जब कंपाउंड बनेगा पॉलीएटॉमिक आयन का, तब आयन क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। ब्रैकेट में कैसे बंद हो जाएगा आगे बताएंगे आपको। जैसे CaNO3 है, तो यहाँ पे क्या है, Ca की वैलेंसी +2 थी और NO3 की -1 थी। तो क्या हुआ, जो भी पॉलीएटॉमिक आयन है उनको रेशो है वो कंप्लीट सेट ऑफ आयन्स होना चाहिए। जैसे मैंने बोला CaNO3 होल ट्वाइस, तो यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, ठीक है, और NO3 की वैलेंसी -1 है। तो यहाँ पे जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, Ca की वैलेंसी है +2 और NO3 की वैलेंसी है -1, तो होता, सॉरी -1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ 1 इधर जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaNO3। अब यहाँ पे ट्वाइस आना चाहिए, लेकिन अगर मैं ट्वाइस लगाऊंगा तो O3 के ऊपर लग जाएगा, लेकिन मुझे टोटल लगाना है NO3 के ऊपर, तो मैं ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मुझे। कुछ भी नहीं है, मैं ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि NO3 दोनों के ऊपर, दोनों का ट्वाइस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ O3 का ट्वाइस है, N का ट्वाइस है। तो ब्रैकेट लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे लर्न हो जाएगा कि, नेचुरली मुझे लर्न हो जाएगा कि भैया ये जो ट्वाइस करा है ना, ये N को भी किया है, O3 को भी किया है। तो यही बता रहा है, कुछ भी बहुत सिंपल सा रूल है।
NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा, NO3 पे नहीं लगेगा, N पे नहीं लगेगा, टोटल पे लगेगा, टोटल यानी CaNO3 होल ट्वाइस। अब जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, है ना। पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों कैल्शियम की वैलेंसी होती है यहाँ पे +2, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, और OH की वैलेंसी, OH यानी हाइड्रोक्साइड, तो उसकी वैलेंसी होती है -1। तो 1 बच्चों इधर जाएगा और 2 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ +1 -2 नहीं लगेगा, एज इट इज़ लगेगा Ca1, 1 यहाँ पे चला गया, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और OH होल ट्वाइस, तो OH के ऊपर क्या लग जाएगा, होल ट्वाइस। तो फॉर्मूला क्या बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH, इसको रीड करेंगे CaOH होल ट्वाइस। ओके, नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो 2 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3, Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया Al2O3। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 एग्जांपल हैं, CCl। CCl क्या होता है, कैल्शियम, CCl4। तो CCl4 क्या होता है, कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इसकी वैलेंसी होती है कार्बन की, 4 क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो 1 यहाँ जाएगा क्रिस क्रॉस मेथड से, और 4 यहाँ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, टेट्रा के मीन्स 4 क्लोरीन है, तो कैल्शियम टेट्राक्लोराइड। इसी तरह वाटर का हम बनाया H2O, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ओके, तो 2 यहाँ गया और 1 यहाँ गया। ये बैलेंस करने का बोलते हैं इसको, कि बैलेंस हो रही है, बैलेंस हो जाएगी तो फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो एक हाइड्रोजन के बदले हमें 2 हाइड्रोजन के बदले 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, यहाँ पे होती है 2, तो 1 और 2 बैलेंस कैसे होंगे, 2 हाइड्रोजन ले जाएंगे और 1 ऑक्सीजन ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा H2O। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, H2O, दैट इज वाटर। नेक्स्ट इज HCl, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1, तो दोनों की 1 है, तो 1 दोनों को बैलेंस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। फॉर्मूला बन गया HCl। ओके, नाउ अब क्वेश्चंस पे आते हैं। मैंने आपको सब समझा दिया है, सिंपल है। आपको सारी बैलेंसीज लर्न रखनी पड़ेंगी, जो मैंने आपको इस टेबल में बताई थी बैलेंसीज। 1 मिनट, ये मैंने आपको बैलेंसीज बताई थी, ये आपको सारी लर्न रखनी पड़ेंगी। ये बैलेंसीज लर्न रखने के बाद आप लोग जैसे सोडियम की वैलेंसी +1, पोटेशियम की +1, सिल्वर की +1, कॉपर की +1, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, जिंक +2, आयरन की 2 वैलेंसी होती हैं, +2 और +3 दोनों होती हैं। हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, और ये सब लर्न करने के बाद आप इजीली फॉर्मूला बना सकते हैं। फिर भी हम लोग और आगे क्वेश्चंस करवाएंगे ताकि आपको और चीज़ें आ जाएं, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया आपका। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसमें कुछ MCQ वगैरह करेंगे, जैसे हु प्रिपेयर्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जैसे मैंने बताया था, किसने बनाया था, एंटोनी लेवोजियर। किसने दिया था ये, एंटोनी लेवोजियर। कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हु प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, एंटोनी लेवोजियर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी। ओके, डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एटम्स आर डिस्ट्रक्टेबल, सेकंड है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। पहला बोलते हैं एटम डिस्ट्रक्टेबल, यानी एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो सही है क्या, गलत है, क्योंकि एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। डाल्टन ने भी बोला था कि एटम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, सेकंड है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास हो ही नहीं सकता, अगर सेम एलिमेंट है तो सेम मास रहेगा। ओके, सेम एलिमेंट है तो सेम मास रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मासेस रहेगा। एटम्स कंबाइन इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। हाँ, ये सही हो सकता है कि एटम है जो सिंपल होल नंबर के रेशियो में जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सिंपल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होंगे। यानी एक एटम हमेशा होल नंबर के रेशियो में, मतलब होल नंबर रहेगा, ऐसे नहीं होगा कि फ्रैक्शंस में आ जाए। 1.5 हाइड्रोजन और 2.3 ऑक्सीजन मिलके इन्होंने एक वाटर बनाया, ऐसा नहीं होगा।
एक हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, या एक ऑक्सीजन होगा, 2 ऑक्सीजन होंगे, 3 ऑक्सीजन होंगे। ओके, तो सिंपल है, एटम कंबाइन टू फॉर्म सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। ओके, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट किस पे डिपेंड करता है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, वैलेंसी कम ज़्यादा होती रहती है। तो जो नंबर ऑफ किस पे डिपेंड करेगा? प्रोटॉन्स के ऊपर। जो एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर का हमने पढ़ाया था अभी, H2O2, नहीं H2O, यस। 2 हाइड्रोजन कंबाइन होकर एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मैंने बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, तब क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अदरवाइज क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? उसमें सेम नंबर के, सेम टाइप के एटम्स होने चाहिए। तो CO2 में तो एक कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ये तो नहीं होगा। H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा। O2, यस, ये होगा। इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, दो ऑक्सीजन एटम्स ने मिलकर क्या बनाया? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया, दैट इज करेक्ट। NaCl, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। तो बच्चों ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इस Na, इनके सबके सिंबल्स के नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हमारे पास क्या बना? NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो ये भी गलत है, ये भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। तो हमारा आंसर है O2। विच लॉ स्टेट्स दैट द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये किस में से आया था? विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यस। विच लॉ स्टेट्स दैट द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। सेम प्रोपोर्शन रहेंगे, जैसे अगर हाइड्रोजन और, जैसे सपोज हाइड्रोजन H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 16। तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का मास 16, तो उसका रेशो क्या हो गया? मास का रेशो क्या होगा? 1:8। तो हमेशा जो भी वाटर होगा उसका मास हमेशा रेशो क्या होगा? हाइड्रोजन और वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा 1:8 रहेगा बाय मास। तो उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आंसर इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अभी बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग से कैटायन, कैटायन मैंने बताया था जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनको कैटायंस बोलते हैं और नेगेटिव आयंस को एनायंस बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है? क्लोरीन Cl-1, O-2, Na+1। तो हमारे पास कैटायन क्या आ गया? सोडियम Na+1। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इज केमिकल प्रॉपर्टी, जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं। मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, आयन। तो एटम जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं, दैट इज आंसर। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ से मतलब नहीं हमें। जो सबसे छोटे जो पार्टिकल्स हैं एलिमेंट के, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं, मतलब सेम होती है उनकी प्रॉपर्टीज़, दैट इज कॉल्ड एटम। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2? तो हमें पता है कि कार्बन का मास ऐसा दे रखा है, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। ये लेकिन यहाँ पे 16 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो 2 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 16 × 2। तो हमारा आंसर है 12 + 32, दैट इज 44U। तो आंसर क्या हो गया? C, 44U। Which of the following is not a postulate of Dalton's atomic theory? Atoms can be created or destroyed. Atoms can be destroyed or नहीं, ये गलत है। एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इज नॉट अ पॉस्टुलेट, ये तो गलत हो गया। चलो दूसरे चेक करते हैं। हम सब एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। हमें पता है कि ए वाला सही है। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, अच्छा ये सही, ट्रू बोले, नॉट पॉस्टुलेट तो सही हो गया ये मतलब। तो ये तो सही है फर्स्ट वाला। एटम्स, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, तो ये तो ट्रू है।
कि जो सेम एटम्स के कोई सा भी एक एलिमेंट लो, उसकी कोई सा भी एटम होगा वो सब सेम होंगे। यानी अगर आयरन के आप आयरन है उसकी कोई सा भी एटम ले लो, कहीं का भी आयरन ले लो, इंडिया का ले लो, अमेरिका का ले लो, उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे मास में और प्रॉपर्टीज़ में। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ट्रू बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है, मतलब नॉट अ पोस्टुलेट, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, ये भी सही है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज़, ये भी सही है। तो हमारा फर्स्ट वाला गलत हो गया, एटम्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय। हमें नॉट पोस्टुलेट पूछा, नॉट है ना, इसका ध्यान रखना, नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ एटम्स एटॉमिक थ्योरी। तो एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, NH4 कैसे निकालेंगे? NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, इसका वैलेंसी +1, तो 2 यहाँ आएगा, 1 आएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NH4 SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4। ओके, next is a student heats 25 gram reactant A and 50 gram of reactant B. He obtains 50 gram of product C and recovers। बहुत ही सिंपल है। तो इसने क्या करा, हमारे पास 25 ग्राम था रिएक्टेंट का और 50 ग्राम एक और रिएक्टेंट है B का, और इन्होंने क्या बनाया, 50 ग्राम ऑफ C और 25 ग्राम ऑफ अनरिएक्टेड। यानी इसमें क्या हुआ, दोनों एक चीज़ हो गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 20 + 50 75 और 50 + 25 75। तो एक तो हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा ये भी होगा कि इसने क्या करा, टोटल इसमें क्या करा, टोटल जितना भी था वो टोटल इसने रिकवर कर लिया। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों लॉ लग जाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन से मिल रहा है हमें। ओके, 25 ग्राम A, 50 ग्राम ऑफ B, एंड ही ऑब्टेन 25 ग्राम 50 ग्राम ऑफ C, ये A है, ये B है ना, और यहाँ हमें C मिला, और 25 ग्राम ऑफ अनरिएक्टेड B। ठीक है, तो प्रोपोर्शन सेम रहा और इधर से उधर शिफ्ट हो गए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगेगा और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी लगेगा। इफ द फार्मूला ऑफ ए क्लोराइड ऑफ ए मेटल इज MCl3, देन व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ द फॉस्फेट ऑफ मेटल M। ओके, तो यहाँ पे पता है कि ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या है, MCl3। MCl3 में इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, M की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +3, क्योंकि अगर हम इसको अलग करेंगे, भाई अभी जैसे हमने उससे फॉर्मूला इसमें से बनाना सीखा था वैलेंसी, तो उसको अलग भी कर सकते हैं, तो 3 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, तो M की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3, और Cl की तो पता ही हमें 1 होती है, तो इसी में से तो फॉर्मूला बना MCl3, तो M की वैलेंसी क्या हो गई, +3। इसी तरह फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट का क्या होता है, PHOS PHAT। फॉस्फेट क्या है, ट्राइवेलेंट आयन है, क्या है, ट्राइवेलेंट आयन है। तो ट्राइवेलेंट आयन की वैलेंसी क्या होती है, फॉस्फेट की PO4 3-। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा M+3 और PO4 -3, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो वैलेंसी इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MPO4। 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, तो कैंसिल हो जाता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, MPO4। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली बात लर्न करने वाली ये है कि जब भी ये फॉर्मूला बना MCl3, तो Cl की वैलेंसी 1 होगी, तो M की ऑटोमेटिकली +3 हो जाएगी। +3 होने के बाद हमने फॉस्फेट की वैलेंसी हमें पता है कि PO इसकी वैलेंसी होती है -3, ट्राइवेलेंट आयन है फॉस्फेट, ठीक है, ट्राइवेलेंट एनायन है, तो ट्राइवेलेंट एनायन के बाद क्या बना हमारे पास, फॉर्मूला क्या बना, MPO4। दैट इज करेक्ट आंसर इज D।
द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH. व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर मास? तो निकाल लेंगे. कार्बन कितना होता है? 12 इंटू 2 दैट इज 24. हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 5. यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाए? सॉरी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1. यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 5 दैट इज 5. 5 और प्लस 1 6 है. टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 6. तो ये हो जाएगा 6. ऑक्सीजन का मास बच्चों क्या होता है? 16. तो 1 हमारे पास एक ऑक्सीजन है तो 16 आ गया. तो ये आ गया 16. 16 प्लस 24 40 और 6 46. 46 किस में आएगा? यू में. यहाँ पे ग्राम में भी दे रखा है, ग्राम में गलत है, ग्राम में नहीं हो सकता. ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हैं. 34 नहीं है, 46 है. तो आंसर इज 46 यू. ठीक है. अब असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग. असर्शन और रीजन वाले, है ना. तो असर्शन क्या होता है बच्चों कि जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन बोला कुछ मैंने, ओके. अब उसमें क्या होता है कि हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं. असर्शन जैसे मैंने कुछ भी चीज़ बोली, और रीज़न क्या हुआ कि मैंने जो चीज़ बोली है उसका एक्सप्लेनेशन, है ना. क्वेश्चन में देखेंगे जैसे मैंने कुछ बोला कि जो इंडिया है उसका कैपिटल न्यू दिल्ली है. ठीक है. ये तो हो गया असर्शन. फिर मैंने सपोज बोला रीज़न में मैंने बताया कि भाई जो राजस्थान में है ना, राजस्थान में रेगिस्तान है. तो ये रीज़न तो सही नहीं हुआ, असर्शन सही हुआ कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है. लेकिन रीज़न मैंने बोला कि राजस्थान में रेगिस्तान है, तो रीज़न गलत हो गया. तो फर्स्ट वाला तो सही हो गया, है ना. तो हमारा असर्शन ट्रू और रीज़न फॉल्स. इसी तरह मैंने कुछ बोला कि भाई जैसे सपोज मैंने बोला कि असर्शन मैंने कुछ बोला, जैसे मैंने बोला कि एक एटम होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. फिर मैंने रीज़न बोला कि जो मास होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है. मैंने बोला कि एक एटम का मास होता है सपोज 40 U है. फिर रीज़न क्या बोला कि उसमें इतने प्रोटॉन है और इतने न्यूट्रॉन है ना. तो मैंने उसका रीज़न दिया कि किसी एटम का मास 40 U क्यों है. ओके. तो क्या हुआ? असर्शन भी सही हुआ और रीज़न भी सही हुआ. ओके. तो इसी तरह जब क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे. असर्शन सही है, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. थर्ड है असर्शन इज़ ट्रू लेकिन रीज़न गलत है. और चौथा कि असर्शन ही गलत है लेकिन रीज़न सही है. ओके. क्वेश्चन में देखेंगे, चलिए देखते हैं. जैसे मैंने बोला कि molecules are formed by bonding between different atoms of different elements or complex without any exception. Molecules are formed by bonding between different atoms. अच्छा, assertion क्या है? For the formation of a molecule, at least 2 atoms are needed. Assertion सही है. For the formation of a molecule, at least 2 atoms are needed. 2 atoms चाहिए. Of course, किसी भी भाई एटम ऑफ डिफरेंट के भी हो सकते हैं और सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं. तो यस, ये तो सही है. मिनिमम 2 चाहिए. रीजन क्या है? मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और कॉम्प्लेक्स विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो ये जो चीज़ समझ में नहीं आई, मॉलिक्यूल्स ऑफ सी ऑप्शन. ओके. रीजन तो मेरे को समझ में नहीं आया. मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एटम भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्सेस विदाउट एनी एक्सेप्शन. ये तो चीज़ सही नहीं है. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल तो सेम एलिमेंट के एटम्स मिलके बनाते हैं, है ना. सेम एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे, और डिफरेंट एटम जो होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे, वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे. तो ये तो बोला है कि एक्सेप्शन पॉसिबल ही नहीं है कि अलग अलग डिफरेंट बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, पॉसिबल ही नहीं है. तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई?
एसेशन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। इस तरीके से करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी। सेकंड क्वेश्चन है मॉलिक्यूल फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम ऑफ सेम एलिमेंट जॉइन टुगेदर बाय फॉर्मिंग द केमिकल बॉन्ड्स। सो अच्छा, ये आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर हो गया। रीजन भी इसमें दे रखा है, मॉलिक्यूल फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम ऑफ सेम एलिमेंट जॉइन टुगेदर बाय फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स। सो द असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है Cl और Cl ने क्या बनाया, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट इज एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3 while that of oxygen is 2। ओके, तो एटॉमिसिटी क्या होती है, इज द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूट इन मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है। जो ओजोन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो उसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम आते हैं, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 2। तो उसकी एटॉमिसिटी हो गई 2। रीजन क्या होगा, एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूट इन मॉलिक्यूल। यस, कि एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन में कितने हो गए, 3, सॉरी ओजोन में कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन में कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन एटम। तो एसेशन भी सही है और रीजन भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसमें और जब हम देखेंगे आंसर क्या है, बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। ठीक है, तो अब हम आते हैं थर्ड पे। हाँ, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, एसेशन। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन मॉलिक्यूल। सही है, एटम जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ओके, और रीजन क्या हुआ, एटम्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। ये भी सही है लेकिन ये समझ में नहीं आया, साथ में इसमें आपस में कुछ कनेक्शन नहीं है। भाई एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर सबसे छोटा क्या होता है, एटम होता है ना। 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दूसरा क्या बोला, एटम्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों चीज़ें सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर इज बी। नेक्स्ट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल, एटम आर कंबाइंड विथ ईच अदर। तो ये क्या चीज़ है, 2 बार आ गई। अच्छा यही तो था। हाँ सॉरी, ये इसमें कर दिया मैंने गलती से। हाँ, तो हमारे पास क्या था, बी। आंसर क्या हो गया इसका, बी। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, सॉरी। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम आर कंबाइंड विथ ईच अदर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। तो दोनों ही सही हैं लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो रीज़न सही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, और प्रैक्टिस आपके लिए आप हमारी ऐप में देख सकते हैं, और हमारी शीट्स भी आएंगी उसमें, और उसमें MCQ का पार्ट भी है हमारी ऐप में। तो आप जाइए और ज़ील क्लासेस की ऐप में आप उसको डाउनलोड कीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री मटेरियल में जाइए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपको चार्ज नहीं देना आपको टेस्ट देने के लिए। टेस्ट में जाइए और उसमें जो MCQ हैं और स्टडी मटेरियल भी और भी है उसमें, और स्टडी मटेरियल डाउनलोड कीजिए और उसमें और पढ़िए। MCQ हैं, MCQ कीजिए। ठीक है, इसके अलावा कोऑर्डिनेटर्स के MCQ भी हैं, उसमें वर्क एंड एनर्जी के भी MCQ हैं। तो इसमें आगे पढ़ते रहिए, और कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताइए, ताकि हम लोग उसको और थोड़ा इम्प्रूव करें। बेसिकली हमने थोड़ा टाइम पहले ही ये चैनल चालू किया है, तो हमें भी थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, और आप लोग भी मेहनत कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए 9th में, क्योंकि 9th जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपका 11th क्लास का। अगर आप 9th अच्छा कर लेते हैं तो आपको 11th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर 11th में मेहनत कर लेंगे, तो 11th में इसका सिलेबस इतना लेंदी होता है
कि आप बेसिक्स आपको पढ़ने के टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप बेसिक जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं अभी कीजिए, मेहनत कीजिए। और आपके रिसोर्सेज कम हैं, कोई बात नहीं, आपके पास रिसोर्सेज आप कर सकते हैं, आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जाइए किसी दोस्त के साथ में मिलाइए, उसके साथ पढ़िए। आपके पास मोबाइल नहीं है तो रिसोर्सेज आपके पास आ जाएंगे, लेकिन मेहनत जो है आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत कोई और नहीं करेगा। आपके पेरेंट्स कमाने में मेहनत करेंगे, आपको बड़ा करने में, आपको आपका ध्यान रखने में, लेकिन पढ़ने में मेहनत आपको ही करनी है। कहीं भी आप जाइए, मेहनत कीजिए और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। बेसिकली कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं तो आपको आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू आपके आज का लेक्चर के लिए।